PNS 183 पर्यटन मनोविज्ञान। ठीक है, इसका आज का हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 5 या कह सकते हो भाई यूनिट नंबर 5 क्या है, संस्कृति का बाजारीकरण। क्या है चैप्टर नंबर 5, क्या है, संस्कृति का बाजारीकरण। इसमें हम क्या देखेंगे, 5.1 देखेंगे, बाजारीकरण की अवधारणा क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5.2 बाजारीकरण कला और इसके क्या रूप हैं, और इसमें फिर हमें 2 केस स्टडी है। ठीक है, केस स्टडी हम इसमें देखेंगे, संस्कृति का बाजारीकरण में जो केस स्टडी है। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाजारीकरण की अवधारणा ही देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, मनोविज्ञान शोध के एक उद्देश्य के रूप में, यानी मनोविज्ञान का जो शोध है अगर हम उनके एक उद्देश्य के रूप में देखेंगे, जैसा कि नैनन और स्मिथ ने कहा, पर्यटन को प्रश्नों की एक श्रृंखला के द्वारा परिभाषित, यानी जो पर्यटन है उसको एक प्रश्नों के द्वारा क्या किया, उसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, या आकार दिया जा सकता है। यह 3 मुद्दों को आसपास घूमता है, यानी पर्यटन जो है वह 3 मुद्दों के आसपास, यानी अगर हम पूरा टूरिज्म की बात करें भाई, जो पर्यटन है वो क्या है, वह 3 मुद्दे जो होते हैं उनके आसपास क्या होता है, यह घूमता है। व्यक्तिगत प्रेरणा, लोग यात्रा क्यों करते हैं, यानी सबसे पहले टूरिज्म में यही क्वेश्चन आता भैया कि लोग यात्रा क्यों करते हैं, यानी व्यक्तिगत प्रेरणा, यात्रा क्यों करते हैं। आर्थिक लाभ और हानि देखेंगे, कौन इस यात्रा से लाभान्वित होता है, यानी जो पर्यटन होता है यात्रा कौन करता है, और पर्यटन करने से यानी घूमने फिरने से किसको हानि होती है और किसको लाभ होता है। और पर्यटन के सांस्कृतिक प्रभाव, यानी पर्यटन का क्या होता है, क्या पर्यटन सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है, क्या पर्यटन होने से या पर्यटन से क्या कोई संस्कृति में बदलाव आता है, पर्यटन से कोई इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार संस्कृति के बाजारीकरण में, यानी इस प्रकार संस्कृति के बाजारीकरण में संस्कृति का निर्माण शामिल है। यानी इस प्रकार देखें तो जो संस्कृति का बाजारीकरण का मतलब होता है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति का एक प्रकार से बाजार नमूना दिखा रहे हैं भाई। ठीक है, जब लोग हमारे यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं तो हमारी संस्कृति एक प्रकार की मार्केट बन गई ना, बाजार बन गया है। इसे बोला जाता है संस्कृति का बाजारीकरण का निर्माण शामिल है, जिसमें सांस्कृतिक वस्तुओं और लक्षणों को एक विशेष संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए भाई कि जैसे हम किसी देश में घूमने जाते हैं तो वहाँ के देश के लोग क्या करेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति जो कल्चर होगा उसको क्या करेंगे, एक प्रतीक के रूप में शामिल करके क्या करेंगे, प्रचारित करेंगे, बताएंगे हमारी सभ्यता अच्छी है, हमारी संस्कृति अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है, बताते हैं। यानी हम क्या करते हैं, टूरिज्म में क्या किया जाता है, संस्कृति को एक बाजार में यानी बाजार का एक प्रोडक्ट के रूप में हम उसका क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इसी को बोला जाता है संस्कृति का बाजारीकरण। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति ताजमहल देखने आ रहा, कोई लाल किला देखने आ रहा, कोई राजस्थान को घूमने फिरने आता है, तो हम क्या, हमारी जो सभ्यता संस्कृति हम उसको दिखाते हैं ना कि भाई हमारी ट्रेडिशन ऐसा, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा संस्कृति ऐसा है। तो एक प्रकार से हम इसको क्या कर रहे हैं, बाजार में ही तो दिखा रहे हैं, मार्केट में, यानी कि इसकी हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का मार्केटिंग की जाती है, यानी किसमें, पर्यटन में। ठीक है, क्लोड लेवी और स्टन ने कहा है कि यात्रा की किताबें और यात्री यानी समकालीन पर्यटक केवल उसी चीज़ों के भ्रम को बनाए रखने के लिए सेवा करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। वास्तविक यात्रा को मनोकल्चर के माध्यम से बदलकर गुप्त वास्तविकता के लिए एक व्यर्थ खोज में बदल दिया गया है। मनोकल्चर की अवधारणा संस्कृति के बाजारीकरण से उत्पन्न होती है। मनोकल्चर का मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं भी नहीं हम उनको भी दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी यही संस्कृति के बाजारीकरण से उत्पन्न हो रही है। वास्तविक संस्कृति के रूप में कौन सी पर्यटन परियोजनाएं, यानी कौन सी जो पर्यटन योजनाएं हैं, परियोजनाएं वास्तव में संस्कृति का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पर्यटक के लाभ के लिए पुनः निर्मित किया गया है ताकि अनुभव के वास्तविक होने का आभास हो सके। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि जैसे संस्कृति बाजारीकरण को कई विद्वानों द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन के उस घटक के रूप में माना जाता है। यानी संस्कृति के बाजारीकरण को कई सारे विद्वान उस पर्यटन क्या करते हैं, उसमें उस घटक के रूप में मान रहे हैं जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों में, यानी जो हमारे पारंपरिक जो सांस्कृतिक रूप हैं उसमें स्थानीय रुचि को क्या करते हैं, उसमें जो स्थानीय रुचि है उनको क्या करते हैं, पुनर्जीवित करने में क्या कर रहे हैं, मदद कर सकता है। इस प्रकार दोनों गायब होने वाली संस्कृति लक्षणों को पुनर्जीवित करते हैं। यानी इस प्रकार जो गायब होने वाली संस्कृति है उसको क्या करते हैं, पुनर्जीवित, यानी उसको दोबारा हम प्रदान करते हैं। वही जैसे मान लीजिए हमारी कोई सभ्यता संस्कृति
थोड़ी विलुप्त हो रही है तो हम उसको बाजारीकरण कर देते हैं, हम उसको एक प्रकार से मार्केटिंग कर देते हैं पर्यटन के जरिए, तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति होती है फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। यानी संस्कृति का बाजारीकरण करके हम किसी भी सभ्यता संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, जो कम हो रही हो या घट रही हो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। और मेजबान को भौतिक लाभ प्रदान होता है, यानी संस्कृति सभ्यता का जब प्रदर्शन होता है, जो मेजबान देश है, जिस देश की सभ्यता संस्कृति का प्रचार किया जाएगा, जो मेजबान देश होगा उसको क्या होगा, भौतिक लाभ होगा ना, एक प्रकार से उसको ज़्यादा क्या होता है, फायदा, यानी उसको अगर आप देखोगे तो उसको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे यह इस तथ्य को भी सामने लाता है कि संस्कृति के बाजारीकरण में मेजबान क्या पवित्र है जो पर्यटन के लिए खुला नहीं है, क्या अपवित्र है जो बाजारीकरण के लिए खुला है। यानी कहते हैं कि जो संस्कृति, जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं कुछ चीज़ें दिखाई जाती, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती, क्या जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं क्या वो अपवित्र हैं, भाई जो नहीं दिखाई क्या वो पवित्र हैं, इस प्रकार से के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। यानी जो देश है अगर किन्हीं चीज़ों का प्रदर्शन कर रहा है तो एक प्रकार से अपवित्र चीज़ें हैं, जिनका प्रदर्शन नहीं हो रहा है वो उनके लिए पवित्र चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इस संबंध में के काम में अगर आप देखो उदाहरण के लिए जा सकता है, उन्होंने विश्वास की खोजों के लिए अभिव्यक्त किए गए नए और अलग संदर्भों के निर्माण में बाजारीकरण की भूमिका की जांच की है। यह काम भूत पर्यटन, ठीक है, प्रेत वधित होटल स्कॉटलैंड में रेस्तरों के विज्ञापन के अभ्यास में दिखता है। तर्क संगता और वैज्ञानिक मान्यताओं की एक आधुनिक दुनिया में भूतों और प्रेत बाधित घरों की अवधारणा रोमांचित और रहस्य की आभास को देखती है, जो यात्रा के समग्र उत्साह को जोड़ती है। इसीलिए ऐसे तत्वों जो इससे जुड़ते हैं स्कॉटलैंड में आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हैं। नहीं, अगर हम बात करें जो पुरानी सभ्यता होती, संस्कृति होती है, या जो पर्यटक आता है उसके क्या होता है, एक प्रकार से उसको आकर्षित करने में क्या होता है, सहायता करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आकर्षित करने में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या वहाँ पर घूमने फिरने आए। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रत्येक पर्यटक जो स्कॉटलैंड हॉटलिंड्स गया है वह नेस झील का दौरा भी किया गया है। झील में नेस को राज कहानी के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसे नेसी के नाम से भी जाना जाता है, जो झील के पानी में रहता है। अगले भाग में हम कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने पर्यटन उद्योग में संस्कृति के बाजारीकरण को सम्मिलित किया। यानी पर्यटन में हम क्या करते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति का क्या करते हैं, एक प्रकार के उसको मार्केट बना देते हैं। यानी लोगों को सिर्फ हमें लाभ कमाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता का क्या करते हैं, मार्केटिंग कर देना भैया। ठीक है, बाजार में एक प्रकार का जैसे कपड़ा यानी हर सामान बिक रहा है, वैसे हम अपनी सभ्यता संस्कृति को एक प्रकार से बाजारू बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार से हम अपनी सभ्यता संस्कृति का बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, हमारी सभ्यता इसी संस्कृति ऐसे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को, जो लोग घूमने फिरने आते हैं, हम उनको आकर्षित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे बाजारीकरण और कला के रूप। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट क्या है, बाजारीकरण और कला के रूप देखिएगा। ठीक है, प्रामाणिकता की धारणा मेजबान समाज में संस्कृति के, यानी जो प्रामाणिकता की धारणा है वो मेजबान जो समाज है उसकी संस्कृति के बाजारीकरण की निकटता से जुड़ती है और पर्यटन अध्ययन में बहुत चर्चा हो रही है। यानी पर्यटन अध्ययन में अगर हम बात करें तो संस्कृति का जो बाजारीकरण है इसका बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा की जा रही है। जहां एक और यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन प्रामाणिक अनुभव को बढ़ाता है। यानी एक तर्क, बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं ना, प्रामाणिक क्या है, हम प्रामाणिक अनुभव, यानी हम स्वयं अनुभव करना चाहते हैं या खुद उसको महसूस करना चाहते हैं, वही देता है। वहीं यह भी बताया गया है कि पर्यटन संपदा के उपभोग वस्तुओं को परिवर्तित करता है। यानी जो पर्यटन है वह जो हमारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं हम उनका कैसे उपभोग कर सकते हैं उसको बताता है, जिसका प्रामाणिक रूप में विपणन किया जा सकता। उदाहरण के लिए स्थानीय संस्कृति वस्तुएं, यानी जो स्थानीय संस्कृति जो वस्तुएं जैसे वेशभूषा है, लोक है, जातीय कला है, आभूषणों के माध्यम से दिखाई देती है। यानी स्थानीय जो वस्तुएं होती हैं, क्या कहीं पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो देश क्या जो स्थानीय वेशभूषा है, जैसे लोक कला है, जाति है, आभूषण है, इनको दिखाती है। अक्सर विशेष रूप से पर्यटक के उपभोग के लिए बनाई जाती है और अक्सर वास्तविक उपयोग में आने वाली मूल वस्तुएं दूर होती हैं। इस तरह इन निर्मित वस्तुओं में से कोई अपना मूल्य अर्थ खो देते हैं, पर्यटक के अनुरूप संश्लेषित होते हैं। उत्पाद फिर स्वदेशी संस्कृति में अपना प्रामाणिक मूल्य और उपयोगिता क्या कर देते हैं, उनका जो मूल्य है, जो उपयोगिता है वह खो देते हैं और मात्र नमूने के रूप में उभर करके सामने आते हैं।
ठीक है। कहने की जैसे संस्कृति का हम क्या करते हैं, हम लोग एक प्रकार से मार्केटिंग कर देते हैं, यानी उसका मूल्य हम धीरे धीरे कम कर देते हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति में कर रहे हैं, हम अपनी मार्केट जो संस्कृति है उसका पूरा मार्केटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। उसका मूल्य वैसा नहीं रह जाता है, ठीक है। उत्पाद फिर भी स्वदेशी संस्कृति में अपना प्रमाणिक मूल्य उपयोगिता खो सकता है, मात्र एक नमूने के रूप में उभर सकता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, हॉर्न मारिये ने के सिरे पर टोपी को अभी भी उनकी पहचान एवं महान संस्कृति के मूल्य को पेश करता है। दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि इस सिर की टोपी द्वारा अनुमानित प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीकात्मक मूल्य अब हाशिए पर है और निर्वासित है, जो ज़्यादातर मजदूरी और सफाई कर्मियों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके सिर पर टोपी में चिन्हित पहचान का गौरव खो गया है, फिर भी वह नाचते समय उन्हें पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अपनी आजीविका और पर्यावरण के नुकसान के साथ अपना अर्थ खो चुके हैं। यह इंगित करता है कि पूंजीवादी विकास और बाजार की ताकतों के प्रभाव के तहत कई स्वदेशी लोगों की कला और शिल्प जैसी शैली जिस उद्देश्य से उत्पादित किए गए थे अब रूप बदल गए। अगर आप बात करें, हम लोग क्या करें, हमारी जो सभ्यता जो संस्कृति, हम लोग उसको सिर्फ मार्केटिंग के लिए, कमाने धमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, हम उसका एक प्रकार से मार्केट बना दे रहे हैं, यानी उसका जो मूल्य है मूल्य अपना कम कर देते हैं। भाई किसी की सभ्यता संस्कृति में अगर कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, कोई बहुत महत्व रखता, बहुत पवित्र है, लेकिन जब हम उसकी मार्केटिंग कर देते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वह मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर हम उसकी मार्केटिंग कर देते हैं, हम तो इसलिए मार्केटिंग कर रहे हैं ना, बाजारी में मार्केटिंग कर देना, मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं भाई ताकि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने फिरने हम लोगों को आकर्षित कर सकें, इसलिए की जा रही है, ठीक है। पूर्व में धार्मिक या अनुष्ठानिक प्रयोजन, आज के बहुत समय पहले हम बात करें, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे या प्रयोजन होते थे, ठीक है, निर्मित कलाकृतियाँ अब बिक्री के लिए उत्पादित की जाती थी। पुराने जीवन तरीकों के विनाश के साथ कई धर्मों और समारोह ने स्वयं को अपने वास्तविक महत्व को खो दिया है। संस्कृति पर्यटन और संस्कृति के बीच संबंध का अध्ययन करते हुए सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की? पहला बिंदु देखिएगा, यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों में स्थानीय रुचि के पुनरुद्धार, यानी ये बताया जाता है कि जो पर्यटन होता है, जो पारंपरिक संस्कृति यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सभ्यता संस्कृति चल रही है उसमें स्थानीय रुचियों का पुनरुद्धार होता है, यानी स्थानीय जो चीज़ें होती हैं उनका एक प्रकार से बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। इस प्रकार स्थानीय अभिनेताओं को भौतिक लाभ प्रदान होता है, यानी कहते हैं कि जो पर्यटन होता है वह जो पारंपरिक संस्कृति होती है उसमें जो पारंपरिक लोग होते हैं, जो स्थानीय अभिनेता होते हैं, जो एक्टर होते हैं, उनको भौतिक लाभ होता है। दूसरा क्या, यह चेतावनी भी दी जाती है कि पर्यटन की मांग के कारण संस्कृति उत्पादों और परंपराओं का सौंदर्य गुणवत्ता खो रही। नहीं करेंगे, जब से जैसे जैसे पर्यटन बढ़ा है, जब से वैसे टूरिज्म बढ़ा है, सांस्कृतिक उत्पाद यानी जो संस्कृति है वह अपना सौंदर्य खो रही है, वो अपना महत्व भैया खो रही है, जिससे संस्कृति का बाजारीकरण होता है। यानी करें कि जो सभ्यता संस्कृति का जो महत्व था वह धीरे धीरे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या करें, उसका एक प्रकार से हमने बाजारीकरण यानी पर्यटन में बाजारीकरण कर दिया, इसलिए संस्कृति का बाजारीकरण हो गया और वो अपनी जो चीज़ है संस्कृति है वो अपना गुणवत्ता खो रही है। अगला जो इन्होंने बोला है कि मूल संस्कृति के विनाश और परिवर्तन के साथ, यानी जो मूल संस्कृति है जब उनका विनाश होता है, जब खत्म होती है, उनमें परिवर्तन आता है, इनमें से कुछ संस्कृति लक्षण और व्यर्थ वस्तुओं के रूप में बने रहते हैं जो बाहरी लोगों के लाभ के लिए उत्पादित और प्रदर्शित होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पारंपरिक कलाओं के रूपों का पुनरुद्धार, यानी जो पारंपरिक कलाएं हैं उनका पुनरुद्धार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ग्रैबर्न ने पूर्वी कनेडियाई इनपुट पर किया गया अध्ययन मेजबान समाज की कला और शिल्प पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव के एक उदाहरण है। इनुरेट की कलाओं के रूपों में शोधन किया गया है और मेजबान समुदाय द्वारा किए गए नए विचारों को शामिल किया गया है। उत्पाद का सकारात्मक प्रतीकात्मक मूल्य बनाए रखा गया है और स्थानीय समुदायों से प्रशिक्षित कारीगर उत्पादों को बनाने के लिए लगे हुए हैं ताकि उनकी मौलिकता सुनिश्चित हो सके, यानी मौलिक चीज़ें बेहतर हो सकें, ठीक है। हालांकि यह हमेशा नहीं होता है कि कला और शिल्प अपने मूल्य प्रतीक और संस्कृति मूल्यों का पालन करते हैं। स्मृति चिन्ह के लिए पर्यटक
की मांग एक उदाहरण है जहां उत्पाद केवल मेजबान निर्माता के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। यानी करें जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो सिर्फ जो मेजबान निर्माता है वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बना। ये करेंगे भैया कि आप कहीं पर घूमने फिरने जाओगे, वहां पर जो चीज़ें आप खरीदोगे तो वहां के जो लोग हैं अपने लाभ के लिए चीज़ बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेट रखेंगे। जब मान लीजिए कि आप कहीं पर घूमने गए हैं, ठीक है, वहां पर जो भी आप चीज़ खरीदोगे ना, वहां के लोग क्या करेंगे, वो अपने लाभ के लिए बनाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा देशों के विभिन्न प्रकार के स्थानीय समुदायों द्वारा किए गए भारतीय हस्तशिल्पों की मांग को हम उदाहरण के रूप में भी ले सकते हैं। राज्य ने स्वदेशी हस्तशिल्पों के कई राज्य क्रय भंडारों का पुनरुद्धार किया है और विपणन में रुचि ली है, इस उद्देश्य के लिए कि विशेष बाजार भी बनाए जाते हैं। जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, छोटे उद्यमी हैं, इन उत्पादों के उद्योग और विकास और बाजार को प्रोत्साहित किया जाता है। उन क्षेत्रों के लिए जैसे भारत में लकड़ी है, पीतल है, ठीक है, टेराकोटा है, कढ़ाई है, कम सर्दियों में चला आ रहा और विदेशों में इसकी बड़ी मांग है। भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में विभिन्न सामग्रियों को बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग होता है। जैसे पूर्वोत्तर भाग में जैसे बांस है, दक्षिण में पीपल है, पूर्वोत्तर में देखेंगे तो इन मंत्रालयों के माध्यम से सरकार इन पारंपरिक हस्तशिल्प को विकास को बढ़ावा दे रही है, जो कला और कारीगर दोनों के अस्तित्व के मदद करते हैं। हालांकि सभी उत्पादित सामग्री प्रमाणिक नहीं, यानी कह रहे हैं कि संस्कृति जो है, हमारी जो लोक परंपराएं हैं उनको जीवित करने में बहुत मदद। जो भैया पर्यटन होता है, हमारी जो लोक परंपराएं हैं, बहुत सारे ऐसे मूल हैं जिनको जीवित करने में मदद। जो हमारी सभ्यता संस्कृति विलुप्त होती जाती है, अगर हम उसको एक पर्यटन एक टूरिज्म में अगर हम उसको ढाल देते हैं तो हमारी सभ्यता जो संस्कृति होती है वह लंबे समय तक चल सकती है। जो चीज़ें हमारे देश में बिल्कुल भी चल नहीं रही, लोग जिन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, कई बार क्या होता है जो विदेश के लोग होते हैं उसको बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उसको वहाँ घूमने आएंगे, फिरने आएंगे, वहाँ पर देखने आ सकते हैं। लेकिन वही है ना, कुछ लोगों के लिए अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जैसे बोला जाता है दूर के ढोल सुहावन, या हमारी जो घर की मुर्गी दाल बराबर। मान लो आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में अगर कोई पर्यटक स्थल है तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपका उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगर मान लो आप कहीं और हैं, दूर से हैं, अगर उसके बारे में सुनोगे तो आप बड़ी श्रद्धा से वहाँ पर घूमने फिरने जाओगे। उसी प्रकार बता रहा हूँ कि भारत में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे कारीगरी है, कढ़ाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस देश में पसंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाहर से जब लोग आते हैं, पर्यटक जब आते हैं तो उसको बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगला इसमें एक पॉइंट देखिएगा, पारंपरिक कला रूपों में गिरावट। यानी अगर हम देखें लगातार हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही है। जो भाई परंपराएं थी, जो सभ्यता थी, लगातार उसमें गिरावट देखिएगा। इसमें क्या है देखोगा, पारंपरिक कलाओं की में गिरावट दी है। ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिन्हें हम कम सकारात्मक तस्वीरों से चित्रित करते हैं और दिखाया गया कि पर्यटन ने एक बाजार प्रदान किया। यानी जो पर्यटन है उसने क्या किया है, एक बाजार प्रदान किया है और पारंपरिक कला के रूपों को संरक्षित करने में उसने मदद की है। इसने क्षम्य पारंपरिक कलाओं के उत्पाद को भी प्रोत्साहित किया है, जिसे हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट आर्ट कहा जाता है। हवाई अड्डे की कला का अधिकांश हिस्सा अक्सर पारंपरिक संस्कृति के। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, कट रही है। हेलो, पर एक कलाएं जो हैं, यानी जो हमारी परंपरा है, उनकी कलाओं में बहुत ज़्यादा गिरावट क्यों मिल रही है? क्योंकि हम लोग क्या करें, अपनी कलाओं को एक प्रकार से हम उसको बेचने के उद्देश्य से, हम उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतर करने के उद्देश्य से जो मूल्य है, जो वास्तविक चीज़ें हैं वो खोती चली जा रही है। इसमें बनावटी और दिखावा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि जैसे मान लो कि कोई घूमने फिरने आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी चीज़ को ना, अपनी कला को ना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से दिखाने का प्रयास करेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बनावटी, नकली चीज़ें हम डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पारंपरिक कला होती है, ठीक है, जो पारंपरिक कलाएं होती हैं इनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी स्मृति चिन्ह हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे कह रहे हैं कि देखो, हवाई अड्डे की कला का अधिकांश हिस्सा अक्सर पारंपरिक संस्कृति के कम ज्ञान के द्वारा तैयार किया जाता है, जो उस समाज के सदस्य नहीं थे। यानी कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होता है, जहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती बेची जाती हैं जहाँ के वो लोग वहाँ के नहीं, फिर भी वहाँ पर जा कर के वैसी चीज़ बना रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, वो चित्रित करते हैं। हालांकि इसमें दृष्टिकोण एक तरफा होता है। यह पर्यटन के रास्ते और विदेशी स्मृति चिन्हों की मांगों पर प्रकाश डालता है। यह तर्क दिया जाता है कि कला के अर्थ और उसके सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व में परिवर्तन, ये कह रहे हैं कि जो आज कला का जो अर्थ है उसका जो सामाजिक महत्व है, जो आध्यात्मिक महत्व है, उसमें क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन आ रहा है, यानी लगातार चेंज आया है। आकार है, रूप है, गुणवत्ता है, और कला के रूपों में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है उनमें परिवर्तन होते हैं और अक्सर पर्यटकों की पसंद के अनुसार निर्मित होते हैं। अगर कहने की जो उत्पाद हैं, यानी आप कहीं पर घूमने फिरने जाओगे ना, तो आप मान लो कि आपके गांव में कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहां पर जो घूमने फिरने जाते हैं, अगर आप कोई चीज़ बनाओगे ना, तो लोग जो घूमने फिरने आते हैं जो उनको पसंद होगी, आप उन्हीं के अनुरूप चीज़ बनाओगे। आप अपने अनुसार नहीं, आप अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार किसी चीज़ का निर्माण नहीं करोगे। चाहे खाना पीना हो, चाहे कोई वस्तु है जो बेची जा रही है जहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं, तो अगर आप वहाँ के निवासी हैं और लोग बाहर से घूमने फिरने आते हैं, तो आप जो लोग घूमने फिरने आए, आप उनकी पसंद के लिए चीज़ों को करोगे। यानी इससे क्या होगा कि क्या होगा कि जब हम उनके लिए करेंगे तो उनकी पसंद के अनुसार जब निर्मित करते हैं, तो इससे क्या होता है, जब हम दूसरे की पसंद की निर्मित करते हैं तो बहुत ज़्यादा बनावटी होती, बहुत ज़्यादा नकली हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए बोस्कॉम ने अफ्रीकी कला का अध्ययन करते हुए दिखाया कि जो जम्बियन स्वदेशी द्वारा उत्पादित लकड़ी का मुखौटा ने अपने आध्यात्मिक और प्रेरक मूल्य को खो दिया है और यह पर्यटक को पसंद से मेल खाता है। कलाएं जो शिल्पकारों के मूल्य, अनुभव और जीवन के अर्थों को परिणति हैं, उन्हें पहचान कर मूल्य प्रतीकों के रूप में बेचा जाता है, लेकिन ये अपने अर्थ और पुराने संदेशों में जो पहले चित्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, दोनों खो चुके हैं। इसके अलावा पर्यटकों को खरीद और उनकी स्थानीय संस्कृति परंपराओं की मान्यताओं में किसी भी वास्तविक रुचि की बजाय उस संस्कृति के चिन्हों के रूप में रखने की इच्छा है जहां वह घूमने गए हैं और अधिक प्रभावित होते हैं। कह रहे कि अगर आप कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं ना, तो आप कोई ने स्मृति में कोई निशान खरीदोगे, मैं फलानी जगह गया था भाई, मैं केरला गया था, मैं कश्मीर गया था, मैं कन्याकुमारी गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। अब वहाँ पर लोग जाते हैं तो एक स्मृति चिन्ह खरीदते हैं याददाश्त में भाई, ताकि हमें याद रहे कि फलानी जगह घूमने गए थे, और ऐसी चीज़ें वहाँ पर लोग खरीदते हैं जो उनको पसंद आती है। ठीक है, वही कह रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे संस्कृति का क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि बनावटी इसमें बहुत ज़्यादा ना, नकलीपन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसी तरह इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि जैसे उन्होंने क्या बोला है कि भाई पारंपरिक कलाओं में गिरावट आ रही, क्योंकि जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, वो उसकी मनपसंद का बना रहा है, वो अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार किसी चीज़ को नहीं ढाल रहा है। जब मान लो हम सभी लोग कश्मीर में रहते हैं, ठीक है, बहुत लोग हमारे यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए हम सभी कश्मीर में बैठे हैं। ठीक है, कश्मीर में हम सब लोग रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि कश्मीर में सारा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर लोग घूमने, हम लोग क्या करते हैं, सामान बेच रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो सामान बेच रहे हैं, जो खरीदने वाले जो लोग आ रहे हैं, पर्यटक जो आ रहे हैं, हम उनकी मनपसंद का बनाएंगे। जब हम उनकी मनपसंद बनाएंगे तो लोग खरीदेंगे, लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसके साथ तो एक प्रकार का खिलवाड़ होगा ना, क्योंकि हम रियल नहीं बता पा रहे हैं या सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं या असलीपन नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा पसंद नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ उनकी मनपसंद के लिए काम करें। तो एक प्रकार क्या है कि एक प्रकार से जो पारंपरिक कलाएं हैं, जो पारंपरिक चीजें हैं, उनका क्या हो रहा है, एक प्रकार से उनमें गिरावट आ रही है, उनका पतन हो रहा है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर बताया गया और बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने बोला कि मान लीजिए, ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे, मान लीजिए हम आप सभी लोग दिल्ली में रहते हो। ठीक है, दिल्ली में हो और दिल्ली में आपकी क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये तो इसको हटाना पड़ेगा। मान लीजिए आप सभी लोग क्या हैं, एक क्षेत्र है दिल्ली। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, और दिल्ली की आप सभ्यता संस्कृति को खूब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, दिल्ली में कोई टूरिस्ट प्लेस है, आप वहाँ पर क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। और कोई मान लो एक व्यक्ति है जो केरला से आया और दिल्ली में घूम रहा है, आप लोग वहाँ पर अपना सामान बेच रहे हो, लेकिन केरला का जो व्यक्ति आया है उसे आप उसके मनपसंद के अनुसार अगर आप सामान बेचोगे तो आपकी जो सभ्यता संस्कृति की जो रियल चीज़ें हैं उसको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो बेचना है, मार्केट में जाना है ना।
तो अगर आपको मार्केट में जाना है तो आप उनके अनुसार चीज़ों को बेचोगे ना, उस प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करोगे। तो वही बताया जाए कि जब जो घूमने व्यक्ति है, जब हम उनके मनपसंद के चीज़ें प्रयास करने की, प्रयास बताने का, बेचने का, या उसकी मनपसंद की चीज़ें बनाते हैं, तो जो रियलिटी होती है, मान लो जो रियल चीज़ें हैं, हम उसको नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से क्या कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो पारंपरिक कलाएं हैं उनमें क्या होती है, उनमें गिरावट आती है, भाई गिर जाएगा, गिरावट आ जाएगी ना। उसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। यानी संस्कृति का बाजारीकरण भी इसी चीज को बता रहा है कि भाई हम पूरी अपनी जो सभ्यता, संस्कृति, जो कल्चर है, हम उसको एक प्रकार से मार्केट में, बाजार में जाकर के धर दे रहे हैं। संस्कृति का बाजारीकरण का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारे गांव में एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हम अपनी गांव की जो सभ्यता, संस्कृति है, उस जहां पर लोग घूमने फिरने, उस चौराहे पर हम लगा रहे हैं उनको, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी हम अपनी संस्कृति का मार्केटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं संस्कृति का बाजारीकरण। कैसे किया जा रहा है भाई? टूरिज्म में पूरा संस्कृति का बाजारीकरण ही तो। मान लो अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमने गए तो ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया के लोग आप नहीं भी देखना चाहोगे तब भी ऑस्ट्रेलिया के लोग आपको अपनी संस्कृति दिखाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो खाने के माध्यम से, खिलौने के माध्यम से, आने जाने के माध्यम से, हर चीजों में अपनी संस्कृति को दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी से क्या होता है, संस्कृति का बाजारीकरण होता है। और इस संस्कृति का जब बाजारीकरण होता है तो उसमें हम रियल चीजें नहीं दिखा पा रहे ना भाई। हम रियल दिखा रहे तो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ये रियलिटी उतना अच्छी नहीं है। हम सिर्फ आकर्षक दिखाने के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के उद्देश्य से, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से हम फेक, फर्जी और नकली चीजें भी दिखाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो वही बताया जा रहा कि हम पूरी तरह से क्या करें, अपनी संस्कृति की मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, और इसमें कई सारे जो मूल्य हैं, जो वस्तुएं हैं, वो नकली भी जा रही हैं, वो उसमें सच्चाई भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, फिर भी वो सिर्फ क्यों, वो लोग उसको खरीद रहे हैं, इसलिए वो बनाई जा रही है, इसलिए चल रही है। इससे कहती जो सभ्यता, संस्कृति होती है ना, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी बात को इस चैप्टर में आपको डीपली में समझाया जा रहा है, उसी का यहाँ पर आपको विस्तार दिया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ केस स्टडी जो आपको दिया गया है, देखिएगा, प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी। पहला केस स्टडी क्या देखिएगा, फ्रॉम टर्म्स टू केमिस्ट्री कॉमेड्री। देखो टूरिज्म में अगर देखोगे, यहाँ से देखो, क्योंकि शुरुआत यहाँ से की गई, देखिएगा, इस कॉम में लेखकों ने उस परिवर्तन का अध्ययन किया है जो चीन के एक प्रांत में एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित होने के बाद 99 में ओपनिंग ऑफ द वेज एंड पश्चिम के उद्घाटन के अभियान के कारण घोषित किया गया था। यह अध्ययन अगर आप देखोगे काउंटी और इसके मुख्य शहरों से संबंधित है जो उसी के नाम से जानी जाती है। तिब्बत, जोंगजू, मुखर इस क्षेत्र में देखोगे तिब्बती क्षेत्र में शामिल है। इस छोटे गांव और शहर में उत्तर पश्चिम में मठों को फिर से बनाया गया है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पूर्वी और जो पश्चिमी जो खूबसूरत जंगलों से, वहाँ पर जो जंगल थे घिरा हुआ है और फिर उसमें फिरोजी रंग की झील से घिरा हुआ है और अब उसे नेचर रिजर्व पार्क में जाना जाता है। यह अध्ययन अपने आप में बोन मठों के साथ सारखोग के ग्रामीण तिब्बती क्षेत्र में शहरों के शहरी पर्यटन पर केंद्रित किया है। इनमें से कुछ 1999 से पर्यटन में लगे हुए हैं और 2009 में अध्ययन में प्रकाश किया गया है। विचार है कि पर्यटन के माध्यम से स्थानीय विकास और परिवर्तनों की विविधता को कैसे समझा जाए। पर्यटन का बाजारीकरण कैसे हुआ। 1999 में चाइना डेली ने घोषणा की कि दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में राष्ट्रव्यापी यानी इको टूरिज्म अभियान के हिस्से के रूप में एक दर्जन नए पर्यटन मार्गों की शुरुआत की गई है। सूची में ऐसे दौरे शामिल किए गए कि दक्षिण में एमीसान और लोसान के चीन बौद्ध तीर्थ स्थलों से जुड़े हैं जिनमें क्रमशः पोखो और शेरखो की तिब्बती क्षेत्रों से प्रसिद्ध और नेचर रिजर्व शामिल है। इन पर्यटन में अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से करें कि संस्कृति का बाजारीकरण में इन पर्यटन में रिवर राफ्टिंग है, प्राचीन पहाड़ियों के रास्तों हैं, लंबी पैदल यात्रा है, वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध क्षेत्रों में यात्राएं शामिल थी। इस पर्यटन के अभियान और परिणाम स्वरूप 2004 में अगर देखोगे सोंगपेन शहर में पर्यटन उद्योगों में वृद्धि हुई है और चीन के तिब्बतियों दोनों के बीच सामान्य रूप से
अगर आप देखोगे रूप में जाना जाता है, पर्यटन के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गए हैं। आइए अब कुछ क्षेत्रों को समझते हैं, यानी समझते हैं जहां संस्कृति का बाजारीकरण हुआ है, यानी संस्कृति का, अब देखो स्थान के नाम पे संस्कृति, यानी स्थान के नाम पर संस्कृति राजनीति, यानी जगहों को लेकर के संस्कृति की बहुत ज्यादा राजनीति होती है। तो करेंगे संस्कृति का इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो संस्कृति के बाजारीकरण को ही लेकर के इसमें सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, केस स्टडी वैसे बहुत ही कम आती है, रियर केस में आता है, एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन संस्कृति का बाजारीकरण ही, इस बात को समझो। ठीक है, समझने की कोशिश ना, संस्कृति का बाजारीकरण यही सिंपल से एक लाइन में समझ लीजिए कि कह रहे हैं भाई कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो लोग घूमने फिरने आते हैं, जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन लोग घूमने फिरने, हम सिर्फ उनके अनुसार या उनकी नज़र में हम चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ें हम उसकी उनको अच्छी लग रही हैं। हम क्या करें, अपनी संस्कृति का एक प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उसको एक प्रकार से बाजारीकरण हमने कर दिया है। ठीक है, ये बोला जाता है ना भाई हमने घर की चीज़ों को बाजारू बना दिया है ना, उसी प्रकार से हमने अपनी संस्कृति को बाजारू बना दिया। किसके लिए? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, घूमने फिरने आएँ और हमारी चीज़ों को खरीदें। और दूसरा, हम रियल चीज़ें नहीं दिखा पर, असली चीज़ें नहीं, हमारी जो असली संस्कृति वो नहीं, असली उत्पाद नहीं दिखा पा रहे, असली प्रोडक्ट हम नहीं दिखा रहे, बल्कि जो लोग घूमने फिरने आते, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, हम उनकी नज़र से चीज़ों को बना रहे हैं। ठीक है, ना कि हम अपनी नज़र से चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, या ना कि हम अपनी नज़र से चीज़ों को दिखा रहे हैं, बल्कि हम जो दिखा रहे हैं हम उनकी नज़रों से दिखा रहे हैं, ताकि उनको अच्छा लगे और ताकि वो लोग चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और हमें मोटा मुनाफा हो। यानी जो भाई जो लोग घूमने फिरने कहीं पर जाते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, तो किसको लाभ होता है? वहाँ के लोगों को लाभ होता है, और पर्यटन एक लाभ का बन भी गया। आगे एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि पर्यटन पूरा लाभ का मार्केट है, पैसे कमाने का धंधा बन गया एक प्रकार से, अगर मैं बोलूं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पर्यटन है, हम पर्यटन में संस्कृति हो, सभ्यता हो, समाज हो, या रियल चीजें, हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। इसलिए अगर संस्कृति का भी बाजारीकरण होता है, ठीक है, सभ्यता का बाजारीकरण होता है, रियल चीजें खत्म होती है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से आज पूरी इसमें सारी चीजें, यानी शहर और संरचना का भी विकास हो रहा है। देखो शहर का विकास हुआ या शहर निर्माण का विकास हुआ है, तो ये सारी चीजें पर्यटन के लिए, अगर आप देखोगे बौन मठों और मठवासियों का पुनरुद्धार, जैसे इन्होंने बता रखा है, उनका पुनरुद्धार कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखा एक केस स्टडी और दी गई, इस केस स्टडी को आप जरूर देखना। ठीक है, इसमें जो सेकंड केस स्टडी है, ठीक है, अगर आपको लिखने को आएगी ना तो ये दूसरी केस स्टडी लिखिएगा। ठीक है, ये ठीक ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिएगा, भारत के उदाहरण, विरासत वाले क्षेत्रों का बाजार, यानी हमारी जो विरासत है, हमने भी उनको क्या कर दिया, एक प्रकार से बाजारीकरण कर दिया। देखो विरासत, अब देखते हैं क्या बाजारीकरण के पहलू छिटपुट या सार्वभौमिक है। यदि हम भारत में ताजमहल के मामले को एक पर्यटन स्थल के रूप में लाते हैं, तो हम इस ऐतिहासिक स्थान में होने वाले विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को समझने की आवश्यकता है। ताजमहल मुगल काल के दौरान बनाया गया था। भाई ताजमहल जो मुगलों ने बनाया, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का से बना है। भाई ताजमहल जो निर्मित किया गया, जिसे राजस्थान से मकराना से लाया गया था। ठीक है, उस अवधि के दौरान सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन स्थानीय स्तर, यानी जब ताजमहल बना तो उस समय जो सफ़ेद संगमरमर था उसका उत्पादन जो था स्थानीय यानी लोकल लेवल पर नहीं किया। हालांकि आज आगरा शहर अपने संगमरमर उत्पादन के लिए जाना जाता। उस समय आगरा में संगमरमर का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ताजमहल जो बना है इसमें जो संगमरमर लगा सफ़ेद कलर का, वो मकराना राजस्थान से लगा था। ठीक है, ताजमहल की प्रतिकृतियों पर्यटकों को स्मृतियों के रूप में बेची जा रही है। इसने संगमरमर उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार, ये करेंगे ताजमहल में भैया जो हमने सफेद संगमरमर लगाया है, इससे संगमरमर का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो बहुत चढ़ गया है, वो उससे लोग बहुत संगमरमर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ताजमहल में देख करके सोचते हैं कि हम अपने घर में भी संगमरमर लगा ले, उनको ज़्यादा अच्छा लगा। इसने संगमरमर उद्योग में एक बड़ा बाजार तैयार किया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विलासतापूर्ण होटल में टाउनशिप बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों के पास अपनी स्थानीय भाषा के अलावा अन्य भाषा कौशल भी होते हैं, ताकि वह पर्यटकों के साथ बातचीत कर सके। अब मान लो जैसे आप आगरा में रहते हो, बहुत सारे लोग क्या बनते हैं, गाइड बन जाते हैं। गाइड जब बनेंगे तो स्थानीय भाषा नहीं, बल्कि कोई अंग्रेजी बोला, कोई फ्रेंच बोला, कोई स्पेनिश बोला, अलग अलग लोग भाषा सीख लेते हैं, ताकि हमारे जो पर्यटक हैं हम उनको क्या कर सकें, लुभा सकें ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है, उनके साथ हम बातचीत कर सकें। इन स्थानीय लोगों ने ज़्यादातर भारतीय संदर्भों में अपनी औपचारिक शिक्षा 10वीं या 12वीं तक पूरी नहीं की है, लेकिन अंग्रेजी में संचार के लिए इतने कौशल विकसित किए हैं। नहीं कह सकते हैं कि मान लो कि तुम आगरा में रहते हो, सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आगरा में रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो 4-5 भाषा सीख ले, ठीक है, अंग्रेजी सीख ले, ठीक है, जापानी सीख ले, रसियन सीख ले, स्पेनिश सीख ले, और 1-2-4 अगर भाषा उसने सीख ली, अगर 5-6 भाषा सीख ली तो समझ लो उसकी तो बल्ले बल्ले है। कहने का मतलब तो वही समझा रहा हूँ कि ये लोग एक प्रकार का टूरिस्ट गाइड बन सकता है। और ऐसा होता है कि जो लोग 10वीं 12वीं तक की भी पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, लेकिन अंग्रेजी संचार कौशल में विकसित किया है। एक उदाहरण के रूप में दिल्ली हाट जैसे स्थानों का निर्माण का मामला है, जहां देश भर के कारीगर अपने जातीय हस्त निर्माण उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं। दिल्ली हाट जो है ना, वहाँ पर देखा होगा ना, बहुत सारे लोग अपने अपने जो उत्पाद होते हैं उसको बेचने के लिए आते हैं। इन उत्पादों का भी विकास होता है, फिर भी पर्यटक एक स्थान पर भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करते हैं। यानी जो विभिन्न संस्कृति है उनका, धार्मिक स्थलों का भी बाजारीकरण हो गया भैया। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका भी हमने एक प्रकार से क्या करते हैं, मार्केटिंग कर दिया है ना। इसी तरह अगर हम भारत में किसी भी धार्मिक स्थल का मामला उठाते हैं जो कि पर्यटक आकर्षण का स्थल भी है, तो हम वहां पर संस्कृति के बाजारीकरण को देखते हैं। इस उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि मेजबान संस्कारों और अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में संस्कृति का बाजारीकरण होता है। यह उदाहरण दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह, एक सूफी संत की जो दरगाह है, जाने में मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। हाल ही जैसे कि कोई पर्यटक या तीर्थयात्री छोटी गलियों में प्रवेश करता है, वहाँ सामान बेचने वाला विक्रेता उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है जो दरगाह में प्रार्थना के लिए आवश्यक है। विक्रेताओं के पास गुलाब की माला, पंखुड़ी, अगरबत्ती और एक बोतल इत्र, इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। मन्नत के धागे, एक धागा, बतासा, छोटी मिश्री और एक समान ट्रे यानी बेत से बना हुआ रूप में प्रार्थना सेवा की दरगाह में ले जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद भक्त प्रदान किए गए स्थानों पर एक जगह पर उसकी मन्नत के साथ मन्नत के धागे बांधता है। प्रार्थना के बाद जाने वाली इन वस्तुओं को एक अरबी शब्द होता है जिसका बरकत के आशीर्वाद के साथ इसको जुड़ा हुआ, इसे साझा किया गया। कभी कभी वह पर्यटक को एक चादर यानी सूफी संतों की दरगाह पर जो चढ़ाया जाता है के भी लालच देते हैं। हालांकि यह वैकल्पिक और अनुष्ठान की एक आवश्यक हिस्सा नहीं है। देखो कह रहे हैं भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लीजिए आपके गांव में, मैं छोटा एग्जांपल ही देता हूं, आपके गांव में एक बाबा की मजार है, दरगाह है, बहुत हर गांव में होती है, ठीक है। हर गांव में छोटे छोटे देवी हैं, माता हैं, बाबा हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके गांव में एक बाबा है, ठीक है। उनकी जो पूजा होती थी वो सिंपल होती थी, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ के जो बाबा हैं वो बहुत फेमस हो गए हैं, ठीक है। उनकी जो दरगाह या जो मंदिर है, कुछ भी मान लीजिए, फेमस हो गए। अब लोग वहाँ पर क्या करेंगे, उनकी पूजा करने का तरीका ही बदल देंगे। भैया बाबा के यहाँ जाना है तो ऐसा करना है, चादर ले करके जाना है, इतना ठाट बाट करके जाना है, वहाँ पर लड्डू बांटना है। यानी लोग क्या कर देते हैं, जो लोग वहाँ पर घूमने फिरने आते हैं उनको एक प्रकार का, इस प्रकार का और बताएंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक मजार है, ठीक है, मजार है, लेकिन उस मजार में अगर आपको जाना है तो दुनिया भर के वहाँ पर लोग मिलेंगे जो स्थानीय लोग होंगे और अपना सामान बेचने के लिए बताएंगे कि वहाँ पर जाना, फलाना काम करना, फलाना। मैं एग्जाम्पल अयोध्या का देता हूँ, ठीक है। अगर आप अयोध्या घूमने जाओगे ना, बात तो बहुत लोग करते हैं, आपको ना लूट लेंगे अयोध्या वाले, ठीक है। कैसे लूट लेंगे, एक मंदिर में घुसोगे तो इतना पूजा तुमको करवा देगा, तुम कर नहीं पाओगे, इतना पैसा ले लेगा। एक तो दुनिया भर के वहाँ पर मंदिर हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको बचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप टूरिस्ट प्लेस पर, जैसे क्योंकि यहाँ पर हम धार्मिक चीज़ों की बात नहीं, अयोध्या की अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए अगर बाई चांस अगर वहाँ पर जाते हो तो ये लीजिए, अयोध्या में एक तो मंदिर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ राम का मंदिर तो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा हज़ारों मंदिर उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उन मंदिरों में अगर आप जाओगे तो वहाँ का जो पंडित है ना, आपको इतना बहला लेगा, इतना फुसला लेगा कि आप उसको पैसे देकर चले गए। यहाँ इतना राम जी ने तो यहीं पर रखा था, माता जी ये तो उन्हीं ने यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर रखा था, यहाँ पर 200 रुपये चढ़ा दीजिए, यहाँ पर 500 रुपये चढ़ा दीजिए। एक प्रकार का क्या है,
ये प्रकार का कि हमने धार्मिक स्थलों का कर दिया है बाजारीकरण कर दिया, इसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें झूठी हैं या होनी नहीं चाहिए, वो भी हम, यानी जो संस्कृति परंपरा में जो नहीं है, सिंपल सा हाथ जोड़ पैर करके लोग अगरबत्ती चला करके या धूप बत्ती जला करके चले जाते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक प्रकार की मार्केटिंग कर दी है। भाई प्रसाद चढ़ाना, इतने कुल्टन चढ़ाना, इतना काम करना, वो करना, फलाना करना है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्रकार का हम उसको क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर दे रहे हैं ना। तो वही मैं आपको समझाएं कि हम क्या कर रहे हैं कि लालच दे रहे हैं लोगों को। ठीक है भैया, कपड़ा भी चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना, फला करना है। लोग हम क्या करें, एक प्रकार से वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं तमाम तरह की चीज़ें आपको बता देंगे। माता जी तो भाई माता जी को साड़ी तक चढ़ानी है, देवी जी को साड़ी चढ़ाना है, ये चढ़ाना, वो करना है, वो करना है, नारियल लेकर के जाना है, बड़ा नारियल लेना है, 150-200 रुपये का नारियल मिलेगा, ये ऐसे जा करके सीधा वहाँ पर फोड़ना है, इतना प्रसाद तुमको लेकर के जाना है, ये सारा प्रसाद वहाँ पर चढ़ेगा, 5 जगह प्रसाद चढ़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या है कि वहाँ के स्थानीय लोग क्या करें, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं उस धार्मिक स्थल की। ये सारी चीज़ें हमारे देश में ही होती हैं। ठीक है, तो आप कभी 2-4 धार्मिक स्थल अगर आप घूमेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। चाहे सिर्फ एक अयोध्या की बात नहीं, आप मथुरा हो, काशी हो, वृंदावन हो, कहीं पर, या आप बद्रीनाथ, केदारनाथ या पुरी चले जाइए, ये हर जगह पर ही है। आपको चंदन लगा के वो 100 रुपये आपसे निकाल लेगा, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो बताएगा नहीं ऐसी, भगवान राम को भी यही चंदन लगाया जाता था जो श्रीमान जी हम आपको लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टूरिस्ट प्लेसों की हालत है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम क्या करें, अपनी चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बाजारीकरण। मार्केटिंग से ही शब्द समझने की कोशिश ना, बाजारीकरण हम उस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी हमने क्या किया, अपनी धार्मिक स्थलों का भी क्या कर दिया है, बाजारीकरण कर दिया है। जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, उनका भी हमने बाजारीकरण किया। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान घूम कर के आओ, वहाँ पर भी चाहे आप मध्य प्रदेश के हो या रणथंबोर हो या काजीरंगा हो, या मध्य प्रदेश में जो हमने राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। अभी राष्ट्रीय उद्यान में आपने देखा कि हमारे भारत में चीते भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, हमने राष्ट्रीय उद्यानों का भी क्या कर, एक प्रकार से उनकी मार्केटिंग कर दी है। ठीक है भैया, फलाना शेर यहाँ रहता था, चीता यहाँ रहता था, बाघ यहाँ रहता था, टाइगर यहाँ रहता था, सारी चीज़ें एक प्रकार से मार्केटिंग, उसमें भी एक प्रकार से हमने कर दिया। उनका भी राष्ट्रीय जो उद्यान है उनका भी मार्केटिंग है। अरे भाई, राष्ट्रीय उद्यान की जब मार्केटिंग की जाएगी तभी तो लोग घूमने फिरने आएंगे, समझ रहे हो। इसमें भी एक प्रकार की मार्केटिंग है। इसमें भी सोशल मीडिया के जरिए, फोटोग्राफी के जरिए इसको, अब भाई जो लोग मान लीजिए कोई रिजर्व पार्क है, वहाँ को चीता ऐसा है, 10 फीट छलांग मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, टीवी में दिखा देगा तो लोग सोचेंगे चलो फलाने चीता को देख करके आना है, वहाँ पर जाना है। तो इस प्रकार की मार्केटिंग की जा रही है ना। यानी हमने अपने राष्ट्रीय उद्यानों की भी मार्केटिंग की है, इसका भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो ये जैसे राष्ट्रीय उद्यान की मार्केटिंग को ही यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका भी क्या है। उसी के बाद यहाँ पर जैसे देखोगे तो क्या है, अपनी प्रगति की जांच करेगी, यानी आपको कितना इसमें समझ में, कितना नहीं आया उसको बताएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे 5.4 आ गया है। ठीक है, 5.4 में क्या आपका सारांश देगा, और सारांश के साथ क्या है, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है क्या होगा, समाप्त होगा। बेसिक अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूँ तो बोलता है कि संस्कृति का बाजारीकरण। किस चैप्टर में, संस्कृति का बाजारीकरण मतलब समझते हो, यानी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को मार्केट में उतार दिए हैं, विक्रेता बना दिए हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, बाजार कर दिया हम उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पता कि, और किस उद्देश्य से हमने पर्यटन में, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने आए, चाहे हम अपनी संस्कृति को फर्जी, लोकल और वाहियात दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर भी ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम धन कमा सकें, पैसा कमा सकें। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जैसे मजार का बता रहे हैं कि लोग बताना भाई चादर चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो इसका क्या है, पैसा हुआ है ना, पैसा इसीलिए। ठीक है, अभी मैंने अयोध्या की एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाना, वहाँ पर चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे टूरिस्ट कोई प्लेस हो, ठीक है, सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, एक प्रकार से उसकी मार्केटिंग कर दी है, बाजारीकरण कर दिया। किस लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, आज जो टूरिज्म है वो पूरा क्या है, पैसे का खेल है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, चाहे सरकार हो, चाहे वहाँ के आम जनमानस हों। ठीक है, कोई भी अगर टूरिस्ट प्लेस बनता है तो वहाँ के आम लोग भी जो होते हैं ना, वो भी जो बाहर के आदमी आता है उसको भी बकरा बनाने में वो समझते हैं कि ये मुर्गा फंस गया, इसको भी पकड़ लो, बाहर से आया है, उसको भी लूट लेंगे। ठीक है, लूटने का मतलब वो नहीं कि लूटना तो एक प्रकार से वो होता है कि आपने किसी को डरा के धमका के उसके पैसे ले लिए, वो वैसे लूट नहीं होती, दूसरी तरह की लूट है। ठीक है, उसको मूर्ख बना देना, बेवकूफ़ बना देना, इस प्रकार का भी होता है।
ये सारी चीज़ें। और दूसरा संस्कृति जो मार्केटिंग है, यानी हम अपनी सभ्यता संस्कृति का भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं। वैसे तो पर्यटन में बोला जाता है कि हम वास्तविकता पर चलते हैं, क्योंकि इससे पहले का जो चैप्टर मैंने वास्तविकता यानी रियलिटी को हम नहीं दिखा पा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जो संस्कृति सभ्यता उसकी हम एक मार्केटिंग कर रहे हैं। उसी से मार्केटिंग यानी संस्कृति का बाजारीकरण इसमें पूरा आपको बताया गया। चैप्टर नंबर 5 रहेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, वही चीज़ें आपको बताई गई और वही चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है। चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है, इसमें जितना था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो 6, ठीक है, 7 और 8 ये मैंने करवा रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।